नमस्ते दोस्तों। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। आप देख रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR नाम से भी आपने कई बार ये चीजें सुनी होंगी। अगर आपके जानने में कोई भी व्यक्ति बिजनेसमैन होगा या किसी बड़े बिजनेस में अच्छी पोस्ट पे होगा तो क्या है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखिए, जैसे हमारी पर्सनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ना। हमसे कहा जाता है हमारे अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, है ना। वैसे ही बिजनेस के अपने कुछ एथिक्स होते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ओनर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट और कम्युनिटी के लिए भी होती है। ठीक है। इन्वायरमेंट यानी कि नेचर जो है हमारा, जिसकी कई चीज़ें हम और बिजनेस यूज़ कर रहे हैं, उनके प्रति भी जिम्मेदारियां होती हैं और ये हमारी भी होती है, मतलब बिजनेस के साथ साथ हमारी भी होती है। जैसे कभी कभी हमें स्कूल में सिखाया गया कि पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, मॉरल थॉट नहीं है कि किसी एक को आता है 50 में से, वो आज जाके 50 पौधे लगा दे रहा है तो 50 के बदले एक एक पौधा लग गया ना। हम सबको वो चीज़ समझनी ज़रूरी होती है। वैसे ही बिजनेस को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति और अपने ओनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, इन सब के प्रति समझनी ज़रूरी है। ठीक, कंपल्जन भी है एक टाइप का इनके ऊपर, जैसे अभी मैं CSR की बात कर रहा था। वो क्या है, चलिए देखते हैं। बिजनेस जो है काफी लंबे समय तक चलता रहे, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करता रहे, केवल अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को परस्यू करके ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी वो ध्यान में रखे। यानी कि प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसके साथ साथ सोसाइटी को सर्विस भी रेंडर कर रहा है। ठीक है। बिजनेस क्या है, सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ऑर्गन क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक कंपैरिजन हो रहा है, ह्यूमनाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, कि भाई अगर एक ह्यूमन है सोसाइटी, तो उसका एक बड़ा पार्ट है बिजनेस, बड़ा ऑर्गन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो इसीलिए उसको कोशिश करते रहनी चाहिए कि वो सोसाइटी को स्ट्रेंथन करता रहे। हर बिजनेस का ये काम होना चाहिए। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसको पूरा डिटेल में चलिए समझते हैं। सोशल वेलबींग के लिए, सोसाइटी के भले के लिए बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिजनेसमैन को कई तरीके के वॉलेंट्री एफर्ट्स लेने चाहिए। जैसे जहां उसकी बड़ी फैक्ट्री लगी है उस गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, है ना, साफ पानी की, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर उन्हें यूज करना पड़ेगा। नदी में तो आप अपना वो वेस्ट बहा दे रहे होगे फैक्ट्री का, तो वो उस लायक नहीं रह रहा होगा। और हर कोई अपने खर्चे पे, अपने एफर्ट्स पे क्यों कुआं खोदे और हैंडपंप लगवाए, जब ये प्रॉब्लम आपके फैक्ट्री की वजह से आ रही है। ठीक है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई प्रॉपर। ठीक। वैसे भी आपका काम होना चाहिए कि आप जो है उस वहीं के लोकल्स को, जो है जिनकी लैंड आप यूज कर रहे हो, जिनका एनवायरनमेंट आपकी वजह से कहीं ना कहीं डिप्लीट होगा एक लिमिट तक, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बचा के चल रहे हो तो भी, तो उसके बदले आप वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दो। फैक्ट्री वर्कर्स, आप वहाँ के लोगों को पहले रखो। ठीक। ऐसे ही वहाँ के लोकल एरिया के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पार्क्स, ये सब बनवाओ। तो ये एक एग्जांपल है। इस तरीके से और भी ऑब्लिगेशन होते हैं, मतलब कि जिम्मेदारियां हैं बिजनेसमैन की सोसाइटी के प्रति। क्या क्या, देखिए भाई, बिजनेसमैन क्या है, सोसाइटी की रिसोर्सेज का यूज करता है, उन्हीं की जमीन लेता है, उन्हीं के लोग लेता है। एक लोग बना देता हूँ अच्छा सा बचपन वाला, जो आप लोग, मतलब मेरे बचपन को था ही, आप ही के भी बचपन का होगा। ये देखिए, उन्हीं के लोग ले रहा है बिजनेसमैन। ठीक। मतलब एम्प्लॉयज का लिए। फिर इसके बाद जो जो मनी है वो भी उन्हीं से दे रहा है, कैपिटल। ठीक। इसके बाद आपका ये हो गया एंटरप्रेन्योर, मतलब बिजनेसमैन भी वही उसी सोसाइटी से निकला है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। जैसे, अच्छा हाँ, ये भी बात है कि क्या रीजंस है, क्यों ऐसा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन को परफॉर्म करनी ही चाहिए। तो ये रीजंस दिए हैं आपके। सबसे पहला क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसका खुद का इंटरेस्ट है। क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि इन्वायरमेंट जो है आजकल का, वो बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है। ठीक है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन रहती है बिजनेस से कि वो
सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, ठीक है। जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है उसके लिए ही वो कुछ ना कुछ क्रिएट करे, ठीक। नहीं तो लॉन्ग रन में बिजनेस चल नहीं पाएगा, ठीक। अगर लोग आपसे नाराज हो गए या लोग आपसे खुश नहीं है हर तरह से, अब आप देखो टाटा कंपनीज के बारे में लोग क्या कहते हैं, बहुत चलती है उनकी, जिस फील्ड में वो कदम रख देते हैं वो चलने लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। 70% प्रॉफिट उनका डोनेट हो जाता है। बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, भाई जब आप अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाओगे, आप जिस जगह पे अपना बिजनेस चला रहे हो उसको इम्प्रूव करने में मदद करोगे, तो आप ही का तो एनवायरनमेंट बेटर होगा जहां आपको बिजनेस करना है, जिसको आपको सामान बेचना है, जिन कस्टमर्स को अगर आप उनको बेटर क्वालिटी सामान बेचते हो, ठीक है, तो सोसाइटी ही इम्प्रूव होगी, बिजनेस के लिए आगे की अपॉर्चुनिटीज बेटर होंगी, ठीक। पब्लिक इमेज, आपकी एक अच्छी इमेज, जैसे भी हमने टाटा की बात क्यों की, क्योंकि टाटा की एक अच्छी इमेज है, तो आपकी इमेज जो है सोसाइटी में बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ आपके सेटिस्फाई रहेंगे। भाई अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आपने किसी से पूछा कि आप कहाँ काम करते हो, ठीक है, आपने अपने किसी नेबर से पूछा, उन्होंने आपको बताया सम एबीसी कंपनी, कोई छोटी सी कंपनी है ना, तो वो आपको किस नज़र से देखेंगे, भले ही आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत निष्ठा से काम करते हो, आपकी सैलरी भी अच्छी हो, आपका सब कुछ बेटर हो, लेकिन फिर भी अगर कंपनी की इमेज अच्छी ना हो, है ना, तो क्या होगा, आपका आपको उसी नज़र से, जिस नज़र से कंपनी को देखा जाता है पब्लिक में, आपको भी उसी नज़र से देखेंगे सोसाइटी के लोग, ठीक है। आप भी उस व्यक्ति को जिससे आप पूछ रहे हो, अगर आप वो बताता है आपको कि भाई हम अभी किसी कंपनी का वीडियो में नाम नहीं ले सकता इस फॉर्म में, अच्छे में तो लेता रहूंगा, है ना, आप खुद समझ सकते हो, कोई पान मसाले की कंपनी है मान लीजिए, उसमें वो काम कर रहा है वो क्या कहते हैं कि मार्केटिंग का एकदम समझ लीजिए ट्रेनर, मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता है, या वो एडवर्टाइजमेंट का हेड है पूरे उसका, ऑल इंडिया, तो भी क्योंकि वो पान मसाले की कंपनी में काम कर रहा है, आप उसे अच्छी नज़र से नहीं देख पाओगे। वहीं वो कह दे कि नहीं भाई हम तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में है, जियो में हम काम करते हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे, तो एक आपकी इमेज होगी, है कि नहीं। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, भाई अगर आप वो काम पहले ही कर दो अपनी मर्जी से, जो एम लेके गवर्नमेंट चलती है, आपसे टैक्स वसूलती है, आपको कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में मजबूर करती है, तो वो प्रॉब्लम आपको आएंगी ही नहीं। अगर आप खुद पब्लिक का, अपने कंज्यूमर्स का अच्छा चाहोगे, तो ना ही आप अडल्ट्रेशन करोगे, मिलावटखोरी, ना ही आप ब्लैक मार्केटिंग करोगे, ना ही आप कोई और एंटी सोशल प्रैक्टिस करोगे, तो क्या होगा, आप भी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से बचे रहोगे, है कि नहीं। सोशल पावर, भाई जो कंपनीज ऐसा करती हैं वो एक सोशल पावर बन जाती हैं, वो सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे फर्क डालती हैं। जैसे आप देखते हो कि आप जियो स्टैब्लिश हुआ, जियो 4G नेटवर्क, कितनी बड़ी कंपनी आज के समय में ये है, और अभी रिलायंस भले ही पुरानी है, लेकिन जब ये जियो शुरू हुए हुए कितना ही समय हुआ है, बहुत कम, है कि नहीं। और आज देखिए आप ये कहाँ पे है, तो क्या हुआ, इस छोटे स्पैन ऑफ टाइम में कंपनी ही बड़ी नहीं हुई, इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्योंकि एक कंपनी अगर इतना ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जुड़ेगा देश के, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, भाई वो जो एम्प्लॉयज हैं आपके, या जहां से उस कंपनी ने कैपिटल उठाया वहां पे जो इंटरेस्ट पे आउट हो रहा है, जहां जहां लैंड लिया होगा अपने छोटे छोटे ऑफिस के लिए, या रेंट पे या उसको, वहां उन्होंने वो पैसे दे रहे होंगे अपने प्रॉफिट में से ही, बढ़े हुए प्रॉफिट में से बढ़ा हुआ पैसा, समझ रहे हो, तो इकोनॉमिक रोटेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, ठीक। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है आपकी कि आप सोशल पावर बन के उभरो। रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, कई बार क्या होता है कि बिजनेस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं भाई, मनी है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज है टेक्निकल एरियाज में, ठीक, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो ये गवर्नमेंट को ऐसे रिसोर्सेज के साथ असिस्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे अभी आपने देखा था कोविड आया था, तो कोविड में बहुत सी छोटी बड़ी कंपनीज और इंडस्ट्रियलिस्ट और भी सेलिब्रिटी जैसे सोनू सूद, तो आप बहुत अच्छे से आपने सब कुछ जान गए होंगे उनके बारे में कोविड के दौरान में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को मदद कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब देखिए अब जियो ही है, सबके पास इंटरनेट पहुंचा दिया जियो ने, कहीं ना कहीं देश के हर व्यक्ति के पास, लास्ट
पर्सन तक के पास इंटरनेट है आज के समय में। इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट यूपीआई को सब वो कर पा रही है, यूज कर पा रही है, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये एक ग्राउंड था जिसमें हेल्प की गई गवर्नमेंट की। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम जैसे पोल्यूशन हो गया, है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अनसेफ वर्क प्लेस हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ों को बिजनेस ने ही कहीं ना कहीं शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस पे बिजनेस को ही ये प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी होती है। अगर वो पोल्यूट कर रहे हैं वाटर को, तो कहीं ना कहीं वाटर फिल्टर, है ना, या सस्ते दामों पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, ये सब बिजनेस का ही काम है। पोल्यूशन को कैसे दूर करें, चिमनीज की लेंथ इतनी हाई कर दें कि उसका जो धुआं है वो नीचे हमारे एनवायरनमेंट में जल्दी मिक्स ना होने पाए। ठीक है, ट्रीट करके वेस्ट को जो है पहले ही ट्रीट करके फिर जो है सबमर्ज करें रिवर्स में, ये ना करें कि एज इट इज ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन दूर करें हर तरीके के, हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो पॉवर्टी और इकोनॉमिकली आप देख रहे हो, चाहे जो है किसी कम्युनिटी के नाम पे आप देख रहे हो, चाहे जेंडर बेस्ड देख रहे हो, आप उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो। अभी ओला जब स्टैब्लिश हुई, ओला बाइक, तो ओला बाइक का जो तमिलनाडु में वो खुला, सबसे पहला वो फैक्ट्री खुली, तो वहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम वुमेन लोगों को हायर किया। एमआई का तमिलनाडु में एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, वहाँ पे भी उन्होंने मैक्सिमम शायद 99% वुमेन को हायर किया, वो भी लोकल एरिया से। देखिए, अब डिस्क्रिमिनेशन हर तरीके का यहाँ खत्म किया जा रहा है, केवल जेंडर बेस्ड नहीं, फाइनेंशियल और रूरल अर्बन बेस्ड भी। उन्होंने पास के गांव से लेडीजों को लाया, उनको ट्रेनिंग दी, उन्हें स्किल्ड बनाया, उन्हें वो टाइम बीच में ब्रेक मेन टाइम में खाना देते हैं अच्छी क्वालिटी का, उन्हें गेम्स खिलवाते हैं। ये मैं शाओमी की बात कर रहा हूँ, है ना। और जो है क्या कहते हैं कि उन्हें एसी बसेस से ही पिक करते हैं घरों से और वापस घर छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से वो मोबाइल्स असेंबल करवा रहे हैं अपनी फैक्ट्री में। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एमआई की डिवाइसेस यूज़ करता हूँ अपने घर में, टीवी, सीसीटीवी, मोबाइल्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप्स जिनके अभी हम ऊपर शॉर्ट में बात कर रहे थे, वही डिटेल में पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स हो गए, इनकी ज़रूरतों की इनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये देखते हैं। कंज्यूमर के प्रति बात की जाए तो सेफ आइटम्स बनाएं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मानक तय किए गए हैं सरकार द्वारा, जैसे आईएसआई हो गया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम पे या सेफ्टी मेजर्स के नाम पे, और हॉलमार्क हो गया ज्वेलरी के नाम पे। तो ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरे ऐसे सेफ आइटम्स बनाए जाए। इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई चीज़ यूज़ कर रही है पब्लिक रेगुलरली, तो उसकी सप्लाई भी बनी रहे किसी भी हाल में। आप देखते हो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, फिर भी आप देखते हो कि कई कंपनी जो है कोशिश करती हैं कि वो आपको चीज़ें डिलीवर करती रहें। जैसे मिल्क आप देख रहे हो, रोज दुकानों में सुबह शाम अलग अलग लॉट में आता है, और सुबह शाम बन रहा है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो कैसे आपके घर के बगल की दुकान पे प्रॉपरली आता रह रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम्स कभी आती ही नहीं होंगी उन कंपनीज को? बिल्कुल आती होंगी, लेकिन वो फिर भी इंश्योर करते हैं कि आपको सप्लाई गुड्स की रेगुलर मिलती रहे। टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कई बार क्या होता है कंटेंट्स लिखे रहते हैं प्रोडक्ट में, कैसे यूज करना है वो लिखा रहता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके वो कस्टमर को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। कई बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी ऐसा किया जाता है। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में झूठ ना बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के प्रति बिजनेसेस की। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उन्हें करनी चाहिए। कंज्यूमर कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस को क्विकली हैंडल करें, समय पे जवाब दें। और आप देखते हो कि कोई कंपनी है जो आपको फूड डिलीवर कर रही है, जैसे स्विगी, जोमेटो, है ना, जेप्टो एक्सेट्रा, बहुत सी कंपनीज हैं। तो ऐसी कोई कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करा रही है आपके पास के रेस्टोरेंट से फूड डिलीवरी, और उसके बाद जो है क्या होता है कि फूड कुछ गलत आ जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, अब आप रेस्टोरेंट या डिलीवरी पर्सन के खिलाफ या खुद उस कंपनी के खिलाफ उसके ऐप पे कंप्लेन कर रहे हो, और अगर वो क्विकली नहीं रिजॉल्व होता तो आप बहुत गुस्सा आ जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने खाना खाने को मंगाया, आप तुरंत ही उसे कंज्यूम करना चाहते थे और उसमें कुछ गलत हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए आप क्या करोगे, दो बार ऐसा होगा और आप वो ऐप यूज करना बंद कर दोगे, स्पेशली आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहां दूसरे 4 ऐप्स और हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए। तो
ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंज्यूमर की कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस क्विकली हैंडल करो। टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर के सब जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए प्रोडक्ट, उसके हिसाब से डेवलप होना चाहिए। और ऐसा होता भी है, इसके भी बहुत एग्जांपल्स हैं, कभी दूंगा आगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के प्रति, अपने खुद के एम्प्लॉयज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, एक अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी होना चाहिए, पर्क्स होने चाहिए और बेनिफिट्स होने चाहिए एम्प्लॉयज के। प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, भाई ऐसा ना हो कि विमेन है तो उनको कोई हैरस कर रहा है ना, या क्या कहते हैं कि कोई दूसरे कास्ट का, लोअर कास्ट का व्यक्ति है उसको अपर कास्ट वाला परेशान कर रहा है ना, कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति है, या कोई एज में छोटा है तो इसीलिए जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो 2-2 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, वो उन्हें अनसेफ महसूस करवा रहे हैं, है ना, या मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, जैसे प्रमोशनल एग्ज़ाम्स हो, है ना, कुछ अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो वो इंटरनल गेम सेशंस भी करवाएं ईयरली। ठीक। ट्रेनिंग दें अच्छी, कोई नई स्किल आई हो वो स्किल सिखाएं सबको। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनको अपनापन फील करवाएं, उनको ऐसा लगे कि ये कंपनी उनकी अपनी ही है। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, उनसे अलग अलग डिसीजंस में राय लेना, ऐसे हो सकता है। ठीक है। उनकी कोई अच्छे सजेशन या कोई अच्छे काम को बहुत ज़्यादा प्रेज करना, ये चीज़ उनके अंदर अपनापन के भावना को पैदा करती है। फिफ्थ, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा, है ना। एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स जो होते हैं, जैसे कि आपको घर बनाना है तो हाउसिंग लोन दे दिया अच्छे रेट पे, या आपको कंपनी ही कह रही है कि आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किए जाते हो तो वहाँ पे उसको एचआरए दे, हाउस रेंट अलाउंस, है ना। कोई घर में बीमार हो जाता है, एम्प्लॉय खुद बीमार हो जाता है तो मेडिकल हो, इंश्योरेंस हो, है ना। एक एज होती है जिसका इंसान काम नहीं कर सकता लेकिन उससे नीड्स तो रहती हैं वही, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, एक्सेट्रा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, जो आपकी कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने आपके यहाँ पैसा लगाया, आपके शेयर्स खरीद रखे हैं या इन्वेस्ट कर रखा है आपके यहाँ, या लोन ही दे रखा है मान लीजिए किसी बैंक ने आपको, उनके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, आप इतना ना खिलवाड़ करो बिजनेस में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अनश्योर से रिस्क ना लेने लग जाओ कि उनका इन्वेस्टमेंट डूब जाए। टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए डूब नहीं रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, तो उनको भी उसका रेगुलर और अच्छा रिटर्न मिले। टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब कितने पानी में है, कितनी लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स हैं, यानी कि सही बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन ओनर्स, शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। फोर्थ, टू इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन, किसी ने शेयर्स खरीद रखे हैं तो शेयर एक लॉन्ग टर्म में जरूर ग्रो करें, है ना। टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ओनर्स का तो हक है कि बिजनेस के डिसीजंस वो लें क्योंकि उनके पैसे लगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनका अच्छा खासा रोल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस की होती है भाई, रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में रह के ही आपको काम करना है। आपके जो टैक्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, जैसे सीएसआर में बार बार बोलूंगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंपल्जन लगा रखा है गवर्नमेंट ने हर कॉर्पोरेट के ऊपर। एक लिमिट है, उसके ऊपर जैसे ही आपका कैपिटल होता है तो आपको ज़रूरी है कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कुछ ना कुछ सोशल वर्क करना ही रहेगा। तो ऐसी ड्यूटीज़, अपने टैक्सेस पे करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानी की समस्या, पीने वाले और एम्प्लॉयमेंट की समस्या, किसी जगह फैक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उन सबको सॉल्व करना आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्वड इन एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट कंट्रीज रेपुटेशन इज मेंटेन। ठीक है, फेयर डील होनी चाहिए हमेशा, ताकि गवर्नमेंट जो है आपको, आपकी वजह से परेशान ना हो। टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को किसी चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी या इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी में, तो आप उसमें कोऑपरेट करो। कम्युनिटी के प्रति क्या है भाई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करो हर तरीके के पोल्यूशन से,
आप देखते हो आजकल पेपर बैग्स और इस सब को प्रमोट करती हैं कंपनीज। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ को पे बैक करना पड़ेगा ना, जो पोल्यूशन उनकी वजह से हो रहा है। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस ग्रो करे तो कोशिश करो कि हमेशा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की ओर मत जाओ। ये मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, अगर आप ये वीडियो पहले अपलोड होता है तो। नहीं तो अगर वो वीडियो बना के मैं पहले अपलोड कर देता हूँ तो आप उसको पहले ही देख लेना चाहो तो, कि क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जहां तक मैं जान रहा हूँ ये पहले 1 या 2 चैप्टर में ही कवर हो जाएगा। तो कोशिश करो लेबर इंटेंसिव भी रखो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट में बता ही देता हूँ आपको कि लोगों को ज्यादा रखो, मशीन्स को कम रखो, ठीक है। बहुत कम ना रखो कि आपको लॉस होने लगे। कॉम्पिटिटिव मार्केट है और कंपनीज अगर पूरी तरह से मशीनरी पे है तो आप पूरी तरह से लेबर पे नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, देश को तोड़ने का काम बिल्कुल ना करे आपका बिजनेस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी के प्रति। To bring improvement in the local area where the plant is located by providing amenities such as drinking water, electricity, dispensaries, है ना, जो आपको मैं बताया था लगभग वही बातें हो रही। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कैसे होगा ये? अच्छा इंटरेस्ट आप पे करो अगर प्रॉफिट आपको आ रहा है तो, है ना। आप अच्छी सैलरीज दो अपने एम्प्लॉयज को तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाओगे। टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, कोशिश करो कि इस सब के चक्कर में सोशल और कल्चरल वैल्यू ना चली जाए, जा रही है आज के समय में। आज के समय में जो ये बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई जैसी कुछ जगहें ऐसी हैं, मतलब पूरे पूरे सिटीज नहीं, इनकी कुछ जगहें ऐसी जो टेक बेस्ड हैं, जहाँ पे आजकल बीटेक और एमबीए के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को प्लेसमेंट मिलता है। वो जो फर्म्स जहाँ बनी है वहाँ आप देखोगे वहाँ पे से हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यूज जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी इतनी हाई चल रही है, वहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, मनी की वैल्यू ही लो हो गई है वहाँ पे। इस वजह से हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यूज जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? लोग अपने घरों को छुट्टी देके नहीं जा सकते, उन्हें वहाँ जॉब की वजह से रहना पड़ रहा है, तो वो त्यौहार में नहीं आ पा रहे हैं। दिवाली, होली, ईद वो नहीं मना पा रहे क्योंकि सबको एक साथ छुट्टी नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये हो गई कल्चरल वैल्यूज। और क्या सोशल और कल्चरल वैल्यूज हैं? वहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि आप फैमिली बना के रह सको, तो कहीं ना कहीं लोग शादी नहीं कर रहे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आपको वहाँ पे सिर्फ यूथ दिखेगा, ना ही आपको वहाँ बच्चे दिखेंगे, ना ही आपको वहाँ पे ओल्ड एज पीपल दिखेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ अपने घरों से गए हैं वहाँ पे, ना अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी वो प्रॉब्लम्स की वजह से, और ना ही वो वहाँ पे फैमिली क्रिएट कर रहे हैं कि और उनके आगे जनरेशन बढ़े, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हाईली सोशल और कल्चरल वैल्यूज को हम वो हिंडर कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स, रेगुलर पेमेंट करें सप्लायर्स को, बहुत ज़्यादा उधार ना करें, जितना लिमिटेड हो जितना ज़रूरी हो उतना ही करें, और टाइमली पेमेंट करते रहें उसका भी, ठीक है। अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद सप्लायर, उनको धोखा ना कर दें, उनसे डील्स जो करें फेयर करें। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स, कोशिश करें छोटे सप्लायर्स को हायर करें, उनसे उनको ऑर्डर प्लेस करें ताकि वो भी बढ़ें और सेंट्रलाइज ना हो जाए इकोनॉमी। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, अगर उनकी क्वालिटी में कोई कमी आती है तो उनको गाइड करें कि कंज्यूमर्स क्या चाह रहे हैं, आप तक क्या पहुंच रहा है वही आप आगे फॉरवर्ड करें। बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, देखिए जो इन्वायरमेंट है उसको बचाना बिजनेस का काम, क्योंकि लगभग तीनों तरीके के पोल्यूशन हर बड़ी छोटी फैक्ट्री कर रही है। उसके चिमनीज हैं, उससे एयर एमिट हो रही है, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, ऐसे केमिकल्स उसमें से निकल रहे हैं, गैसेस, स्मोक, ठीक है। जितना भी वेस्टेज है वो सब वो पानी में बहा दे रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक। कई तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी कुछ क्वांटिटीज में इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो साउंड पोल्यूशन भी कर रही हैं, ठीक है। तो इनको ही कैसे दूर करेंगे? क्योंकि ये मैंने आपको सब बता दिया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन कैसे हो रहा है ना। वेस्ट डिस्पोजल अगर सही से नहीं हो रहा है तो कंट्रोल कैसे किया जाए? इंश्योर करें सेफ्टी, जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्मोक की वजह से क्या है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो रही है, एयर विजिबिलिटी। अब देखते हो अक्सर ठंड में क्या होता है, स्मोक क्रिएट हो जाता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि ऑटोमोबाइल्स और सबके जो स्मोक्स हैं वो वहीं रुक जाते हैं ठंड में, वो फ्रीज हो जाते हैं, वो हैवी हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स वो ऊपर नहीं जाते,
तो इस वजह से क्या है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक, एरोप्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है विजिबिलिटी घटने की वजह से। लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो लिखा ही नहीं उन्होंने। तो चिमनीज की हाइट बढ़ाएं, है ना, चिमनीज की हाइट बढ़ाएं जिससे कि पोल्यूशन या जो भी आपके स्मोक है वो ऊपर निकल जाए काफी हाइटेड। इकोनॉमिक लॉसेस, भाई बिल्डिंग्स ब्लैकन हो रही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, उनको सही नहीं किया जा सकता। जैसे ताजमहल हो गया आपका, यहाँ पे देखिए लिखा है। वाटर पोल्यूशन, सी लाइफ, है ना, जितने भी आपके क्रिएचर्स हैं जो समुद्र में रह रहे हैं, हर तरीके के बड़े छोटे वेल से लेके छोटे फिश और क्या कहते हैं टर्टल तक, वो सब हार्म हो रहे हैं, उनकी लाइफ को खतरा है वाटर पोल्यूशन की वजह से। तो ये सब से क्या होता है, कंट्री को इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि उन्हें तो सब सही कराना है ना, ताजमहल को साफ करवाना है ना, उन्हें जो है समुद्र को के किनारों को सही कराना है, बीचेस को क्लीन करवाना है, टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। जो नेचुरल ब्यूटी है हमारी, वो नदियाँ पहाड़ पेड़ पौधे वो बने रहे। अब आप देखते हो आजकल शहरों में पेड़ों के ऊपर एक अलग टाइप की लेयर जम जाती है ना, एयर पोल्यूशन और धूल धक्कड़ की वजह से, कि जो सही ही नहीं हो पा रही है। मतलब वाटर गन्स चलाई जा रही हैं नगर निगम के द्वारा आजकल हर शहर में, जिससे कि वो साफ होता रहे और एयर को वो खुद क्लीन करता रहे। कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ब्यूटी जा रही है हमारी, उसको मेंटेन करना इनका काम है। टू इंश्योर हेल्दी लाइफ, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन की वजह से कई सारी लिवर किडनी लंग डिजीजेस होती हैं। ऐसे डिजीजेस को चेक रखना चाहिए, पोल्यूशन पे कंट्रोल बनाए रखना चाहिए, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। भाई पोल्यूशन क्या कर रहा है, इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है, तो कंफर्टेबल लाइफ कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है, उसको बनाए रखना बिजनेस का काम होता है। भाई इको फ्रेंडली कैसे करेगा वो, इन सब चीज़ों को करेगा कैसे, तरीके, इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करे प्रोडक्शन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड और केमिकल्स का इस्तेमाल ना करे, और रिसाइकिल करे। अगर कुछ ऐसी वेस्टेज क्रिएट भी हो रही है, जैसे मेडिकल वेस्ट आपकी बहुत निकलती है, प्लास्टिक्स बहुत निकलती है, इनको रिसाइकिल करे। अगर कोई वेस्ट वो निकाल रहे हैं तो उसको पहले डिस्चार्ज करने के पहले उनको क्या करे, ट्रीट करे, है ना। ट्रीटिंग क्या होता है, ट्रीटिंग होता है वेस्ट को जो है इस तरीके से कन्वर्ट कर देना, प्रोसेस कर देना कि वो डिकम्पोज हो जाए आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट की मदद से। पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ये सब करवाए। रिवर क्लीन कराना, पॉन्ड्स क्लीन कराना, इन सब में भाग ले, है ना। ये सब भी कॉर्पोरेट CSR जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें आता है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज फ्रेम की गई हैं, लॉज बनाए गए हैं, उनको उनके अंदर ही रहे, उनके अंदर चले। पब्लिक में भी जो है, जो पब्लिक के द्वारा पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है या फिर इको फ्रेंडली चीज़ों को के प्रति जो भी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, वो अवेयरनेस फैलाए कंपनी। फिर आता है बिजनेस एथिक्स, ये भी इसी में, जो ऊपर हमने पढ़ा भी इसी में आता है। ऐसी चीज़ें लगातार प्रैक्टिस में ले आना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बिजनेस की, वही बिजनेस एथिक्स है ना। दूसरा, बिजनेस को पता रहना कि क्या सही है क्या गलत है, इसका फर्क हमेशा पता रहे उसे। कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन दे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, कस्टमर को फ्री चॉइस दे, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कराए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। ये सब क्या है, एथिक्स है। अब एथिक्स और लॉ में फर्क क्या है भाई, ये देखा जाए, क्योंकि लॉ वो है जो गवर्नमेंट कहती है कि ये तो आपको करना ही करना है, नहीं किया तो आपको वो फाइन लगेगा, उसके ऊपर आपको पनिश किया जाएगा। तो वो जो चीजें हैं वो लॉ है, ठीक। एथिकल और मॉरल वैल्यूज, जबकि सोसाइटी में क्या चीज परमिट है ही नहीं, तो वो सारी चीजें लॉ के अंदर आती हैं। अब एथिक्स भी डिसाइड यही करता है कि बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए और सोसाइटी क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें बिजनेसमैन को खुद से ध्यान में रखनी चाहिए जो पनिशेबल नहीं है। जैसे कि कोई चीज आपने थोड़ा सा ज्यादा महंगी बेच दी, है ना, तो ये बिजनेस को पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एथिक्स में नहीं आता है। आप बिजनेस को खुद पता होना चाहिए कि वो अननेसेसरली चीज के ऊपर पैसा ना वसूल करे। जैसे आप देखते हो कई जगह कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, MRP उस पर लिखा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें सारे तरीके के खर्चे और टैक्सेस इन्वॉल्व है, प्रॉफिट्स इन्वॉल्व है हर किसी के।
उसके बाद भी आपको एक 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक कई लोग 22-25 ऐसे देते हैं। अब तो काफी कम हो गया है चीज, पहले बहुत ज्यादा थी। क्या करते थे रेस्ट वो दुकानदार, वो कहते थे कि भैया ठंडा करने के पैसे। अब आप बताओ, एक दिन में अगर 25 पीस 30 पीस कोल्ड ड्रिंक बिक रही है तो क्या सब पे 5-5 रुपए इतनी बिजली खर्च हो रही होगी फ्रिज पे? नहीं। तो ये क्या है? अनएथिकल बिहेवियर है। अगर कहीं ना कहीं आपको जनरेटर इन्वर्टर कुछ लगाना पड़ भी रहा है कि जिससे गर्मियों में लाइट कट होने के बावजूद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप सेल कर रहे हो वो ठंडी बनी रहे, तो उनके आप एक रीजनेबल प्राइस कर सकते हो। 20 का 21 रुपए ले सकते हो, वो भी बहुत होगा। और जब आप 21 में बेचोगे और चार अनएथिकल लोग 25 में बेच रहे होंगे तो वैसे भी आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका ओवरऑल प्रॉफिट और खर्चे निकल आएंगे। तो क्यों आपको अनएथिकल बिहेवियर करना है ना? पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का बना लेते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, और कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको सारी एक्टिविटीज करनी है। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। हाँ, सीईओ और जो भी अदर टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका काम यह है कि उनका कमिटमेंट बना रहे, वो हर तरीके से हर समय प्रतिबद्ध हो इस चीज के प्रति कि हमें अपना बिहेवियर एथिकल रखना है कैसे भी करके। फिर उन्होंने एक कोड पब्लिश कर दिया मान लीजिए। इसके बाद क्या आता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म बना होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए कि कैसे वो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो फर्म ने क्रिएट किए वो फॉलो होते रहें, वो एग्जीक्यूट होते रहें। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे एम्प्लॉयज को आप उसमें जोड़ोगे इस चीज के लिए, जिससे कि इन पॉलिसीज के प्रति एटीट्यूड जो हो वो पॉजिटिव हो, उसको आप एग्जामिन भी करते रहो बीच बीच में। मेजरिंग रिजल्ट। अच्छा, कोई भी चीज है, कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर रहा है बिजनेस अपने अंडर, या गवर्नमेंट पब्लिक में कुछ करती है ऐसा, तो उसको सबसे बेस्ट चीज है उस पर एक चेक बनाए रखने का कि वो सही चल रहा है कि नहीं, कुछ इंप्रूव करना है कि नहीं। वो तरीका क्या है? रिजल्ट्स को मेजर करो। पहले क्या रिजल्ट आ रहा था, अब इसको अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आया, और क्या रिजल्ट समय से समय दर समय बढ़ रहा है कि नहीं, बेटर हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो ये तरीके हैं, एक बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स हैं ये सारे। ठीक है। एक्सरसाइज आ गई। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपका इस चैप्टर के साथ पार्ट ए खत्म हो जाएगा बुक का। इसके बाद आपका शुरू होगा पार्ट बी, जिसमें आपका फाइनेंस रिलेटेड चैप्टर आएंगे, जैसे कि 7th चैप्टर, यानी कि आपका पार्ट बी का पहला चैप्टर क्या है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।